हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पूरा पढ़े, जिसमें हम लोग रिप्रोडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे थे। हम लोग जाने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसको हम लोग कुछ दिन के बाद पढ़ेंगे, तो ऐसा मत सोचिएगा कि इस चैप्टर को छोड़ दिए, नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को कुछ दिन के बाद पढ़ते हैं, पहले चैप्टर नंबर 3 और फिर चैप्टर नंबर 4 भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, इसके बाद चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 4 पढ़ लेने के बाद फिर से हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर आएंगे और बारी बारी से सारे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट पीछे का यानी कि फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं वो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो जरूर देखिए, ताकि रिप्रोडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें। और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नोट्स लेने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम एप्लीकेशन में आप सर्च कीजिएगा यूनिवर्सल बायोलॉजी, इस नाम से एक ग्रुप आएगा और आप खुद से इस ग्रुप में ज्वाइन होकर के सारा नोट्स ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे। इसके बाद फिर मेल बॉडी में स्पर्म किस तरह से बनता है, फिर ओवम किस तरह से बनता है इसको जानेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है ये भी जानेंगे। फर्टिलाइजेशन किस प्रकार होता है, फिर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, बच्चे का जन्म किस तरह से होगा, जुड़वा बच्चा किस तरह से जन्म लेता है। सारे टॉपिक को यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सारे टॉपिक को काफी डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 2 लेक्चर बनेगा, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2, क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो 2 वीडियो बनेगा ही। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता कहां पर है? हमारे बॉडी के अंदर जो कैविटी है उसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। छाती के अंदर जो कैविटी है वो कहलाता है थोरेसिक कैविटी, और पेट के अंदर जो कैविटी है यानी जिस कैविटी में, जिस खाली स्थान में हमारा स्टमक होता है, लीवर होता है, पैंक्रियाज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, हमारा किडनी होता है, उसी कैविटी को कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। यानी कि हमारे पेट के अंदर का जो खाली जगह है वो कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी का जो निचला भाग है वो कहलाता है पेल्विस रीजन या पेल्विक रीजन या पेल्विस कैविटी या पेल्विक कैविटी। यानी एब्डोमिनल कैविटी का निचला हिस्सा कहलाता है पेल्विस रीजन, और वहीं पर स्थित होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट हमारे एब्डोमिनल कैविटी के निचले भाग यानी पेल्विस रीजन में होता है, और कुछ भाग एब्डोमिनल कैविटी के बाहर दोनों जांघों के बीच में स्थित होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सिंपल सा एक फिगर हम अपने हाथ से बनाए हुए हैं, और इसके सारे पार्ट्स का भी हम नाम लिखेंगे। आप सब ध्यान से देखिएगा और यहीं पर नाम को याद करने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद जो डाउनलोड किया हुआ जो इमेज है वो भी आगे के स्लाइड में है, उसको भी हम समझा देंगे। तो ध्यान से समझिएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये फिगर है और इसके सारे पार्ट्स का हम यहाँ पर नाम लिख रहे हैं। प्रत्येक मेल में, प्रत्येक पुरुष में एब्डोमिनल कैविटी के बाहर दोनों जांघ के बीच में 2 पीस ओवल स्ट्रक्चर, 2 पीस अंडाकार स्ट्रक्चर होता है, और इस अंडाकार स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेस्टिस। तो एक ओवल स्ट्रक्चर ये है रेड वाला, एक ये भी है, ये दोनों ओवल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? टेस्टिस कहलाएगा। ये क्या हो गया? ये ओवल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? टेस्टिस कहलाता है। ये ओवल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? टेस्टिस कहलाएगा, है ना? ये ओवल स्ट्रक्चर कहलाता है टेस्टिस।
तो ये जो ओवल स्ट्रक्चर है ये कहलाता है टेस्टिस, है ना। दिखाई पड़ रहा है ठीक से, ये ओवल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, टेस्टिस कहलाएगा, ठीक है। ये दोनों ओवल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, टेस्टिस कहलाता है। ये जो दोनों टेस्टिस है ये स्क्रोटम नाम की एक थैली के अंदर होता है। रियल में ये जो दोनों टेस्टिस है, ये दोनों टेस्टिस इस तरह से होता है, एक टेस्टिस ये हो गया, दूसरा टेस्टिस ये हो गया, और ये दोनों एक ही थैली के अंदर रहता है। थैली को कहते हैं स्क्रोटम। यहां पर बीच में एक पेनिस का फिगर आ गया, इसलिए दोनों टेस्टिस को हमको थोड़ा दूर दूर बनाना पड़ा, लेकिन ये दोनों टेस्टिस इतना दूर नहीं होता है, ये दोनों टेस्टिस पास पास ही होगा और वो एक थैली के अंदर रहता है। इस थैली को कहते हैं स्क्रोटम। ये थैली कहलाता है स्क्रोटम, और वो स्क्रोटम यहां पर ये है। ये थैली कहला गया क्या, ये कहला गया स्क्रोटम, ये कहला गया स्क्रोटम, ठीक है ना। तो दो ओवल स्ट्रक्चर, दो अंडाकार रचना, ये टेस्टिस कहलाया, और ये जिस थैली के अंदर होता है वो स्क्रोटम कहलाता है। अब फिगर देख करके लगता होगा कि दो अलग अलग स्क्रोटम है, लेकिन दो अलग अलग स्क्रोटम नहीं है। इस फिगर को देखिए, यहां दो टेस्टिस हो गया, ये हो गया टेस्टिस, ये हो गया टेस्टिस, और ये दोनों टेस्टिस जिस थैली में है इसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। इसी टेस्टिस को हम लोग हाइड्रोसिल के नाम से जानते हैं, लेकिन रियल नाम इसका टेस्टिस होता है, ठीक है। तो ये दो पीस टेस्टिस है, स्क्रोटम नाम की थैली के अंदर रहता है। टेस्टिस में बनता है मेल गेमिट या स्पर्म, टेस्टिस के अंदर बनता है मेल गेमिट या स्पर्म, ठीक है। और वो बना हुआ जो स्पर्म होगा वो टेस्टिस से बाहर निकलेगा, और बाहर एक नली होती है, इस नली को कहते हैं एपिडिडाइमिस, इस नली को कहते हैं एपिडिडाइमिस, इस नली को बोलते हैं एपिडिडाइमिस। तो रियल में टेस्टिस से जो एक पतली सी नली निकलती है जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, ये काफी लंबी नली होती है, लगभग 5 से 6 मीटर लंबी नली होती है। लेकिन टेस्टिस के पास काफी ज्यादा क्वाइल्ड रूप में, काफी ज्यादा कुंडलित रूप में केवल 4 सेंटीमीटर वाले जगह में सेट कर जाता है। तो जैसे कि यहां से थोड़ा सा इस फिगर में बना करके दिखाते हैं, जैसे इस टेस्टिस से निकला एक नली एपिडिडाइमिस, और ये इस तरह से पूरा क्वाइल्ड रहेगा, इसे पूरा घूम करके फिर ये इसे ऊपर निकलता है। तो यहां पर ये जो क्वाइल्ड नली है ना, इसी को बोलते हैं एपिडिडाइमिस। टेस्टिस में स्पर्म बनता है और वो निकल के आ जाता है कहां, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में कुछ देर स्पर्म रुकेगा, उसके बाद फिर वो और आगे बढ़ेगा। तो एपिडिडाइमिस का जो पिछला भाग है, यहां से एक नली ऊपर गया हुआ है, और इस नली को हम कहते हैं, इस नली को जो है, इस नली को हम कहते हैं वास डिफरेंस, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस, इस नली को बोलेंगे वास डिफरेंस। इस फिगर को मिटाना पड़ेगा, ठीक है, इस फिगर को मिटा देते हैं। तो एपिडिडाइमिस के पिछले भाग से जो नली ऊपर की ओर जाती है, इस नली को बोलते हैं वास डिफरेंस। ऊपर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं। ये जो ऊपर से नली आया हुआ है, इस नली को कहते हैं यूरेटर। ये नली क्या कहला गया, यूरेटर। कहां से आया है, किडनी से आया है। इसके ऊपर में किडनी होगा, और किडनी का काम है कि हमारे ब्लड में जितना भी गंदगी है, जितना भी जैसे यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है, हमारे ब्लड में जितना भी गंदगी होगा, सारे गंदगी को छान कर यूरिन का निर्माण करता है, मूत्र बनाता है और ब्लड को साफ कर देगा। तो साफ ब्लड हमारे बॉडी में रह गया, और जो यूरिन बना, जो मूत्र बना, वो इसी यूरेटर से होकर के इस थैली में आकर के जमा रहेगा। इस थैली में आके क्या जमा रहेगा, यूरिन जमा रहेगा, ठीक है ना। तो यूरिन जिस थैली में जमा रहता है, इस थैली को कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। इस यूरिन की थैली को क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। फिर जब यूरिन का डिस्चार्ज किया जाएगा, जब मूत्र का त्याग किया जाएगा, तो वो यूरिन इस रास्ते से, ये रास्ता कहलाता है यूरिथ्रा, इस रास्ते से, यहां से शरीर के बाहर यूरिन का डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये जो वास डिफरेंस है
सॉरी, ये जो वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस ऊपर जाता है पेट के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चला जाता है और यूरेटर पर एक फंदा बनाएगा। यूरेटर पर इस तरह से एक फंदा बनाता है, इस तरीके से जो है ना यूरेटर पर फंदा बनाता है। ऐसा फिगर देख के लग रहा है ना कि आगे से गया पीछे से नीचे आया, तो यूरेटर पर एक फंदा बनाया और फिर वो वास डिफरेंस नीचे आया और यहाँ पर एक थैली हमको दिखाई पड़ रही है। इस थैली को कहा जाता है सेमाइनल वेजाइकल, इसको बोलते हैं सेमाइनल वेजाइकल कहते हैं। इस थैली को क्या बोलते हैं? सेमाइनल वेजाइकल। सेमाइनल वेजाइकल की छोटी सी नली है, उसी नली के साथ में ज्वाइंट हो जाता है वास डिफरेंस और ज्वाइंट होकर के यहां से यहां तक एक कॉमन नली का निर्माण कर लिया। इस कॉमन नली को कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, इसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं, ठीक है ना। इस नली को क्या बोलेंगे? इजैक्यूलेटरी डक्ट कहेंगे। मतलब वास डिफरेंस ऊपर गया एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, यूरेटर पर बनाया एक फंदा, फिर नीचे आया, सेमाइनल वेजाइकल की नली के साथ जुड़ करके एक कॉमन नली का निर्माण किया। इस कॉमन नली को बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है वो फिर इस यूरिथ्रा से जाकर के कनेक्ट हो जाता है। ये जो यूरिन बाहर आने वाली ये जो नली है ना, इसको बोलते हैं क्या? यूरिथ्रा कहते हैं। ये यूरिन को बाहर आने का रास्ता है। जब भी यूरिन का डिस्चार्ज किया जाएगा तो इसी रास्ते से जो है ना यूरिन का डिस्चार्ज होता है। इसी रास्ते से जो है यूरिन बाहर निकलेगा और शरीर से बाहर आ जाएगा। तो यूरिन बाहर आने वाला रास्ता क्या है? यूरिथ्रा। इजैक्यूलेटरी डक्ट आकर जुड़ जाता है यूरिथ्रा से। दो टेस्टिस है, दो एपिडिडाइमिस है, दो वास डिफरेंस है और इस तरह से वास डिफरेंस दोनों साइड के सेमाइनल वेजाइकल के साथ में आकर के उसकी नली के साथ में जाके जुड़ जाता है और दो पीस, एक हो गया ये हो गया इजैक्यूलेटरी डक्ट, एक ये भी हो गया इजैक्यूलेटरी डक्ट। दो इजैक्यूलेटरी डक्ट बनता है और दोनों इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है यूरिथ्रा से आकर के ज्वाइंट हो जाता है। इस जगह में यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे हमको एक रेड कलर का एक थैली दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। इस थैली को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है? ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना। ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है? ये रेड वाला थैली क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या 1 है। इसको 4 नहीं समझना है, कई स्टूडेंट इसको 4 समझ लेता है कि 4 अलग अलग है, ये एक ही है। एक्चुअल में ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये एक थैली के समान है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल बीच से होकर के गुजरा होता है यूरिथ्रा। जैसे हम इशारा करके दिखा रहे हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड है और प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच गुजरा होता है यूरिथ्रा और इधर से आएगा एक इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट भी प्रवेश कर जाएगा किसमें? प्रोस्टेट ग्लैंड में, इधर से, और इधर से भी आएगा एक इजैक्यूलेटरी डक्ट और ये भी प्रवेश कर जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच गुजरता है यूरिथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच से होकर गुजरता है इजैक्यूलेटरी डक्ट और प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर में ही ये दोनों इजैक्यूलेटरी डक्ट जुड़ जाता है। किसके साथ? यूरिथ्रा के साथ में। ये बात समझ में आया? अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे दो और छोटी छोटी ग्रंथि है, ग्लैंड है। इस ग्लैंड को कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड, इसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है ना। या फिर इसी को कहा जाता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। संख्या थोड़ा सा ध्यान में रखना है, संख्या लिख देते हैं। ये जो सेमाइनल वेजाइकल है इसकी संख्या 2 होती है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसकी संख्या 1 होती है और ये जो कॉपर्स ग्लैंड है इसकी संख्या भी 2 होती है। सेमाइनल वेजाइकल 2 पीस है दोनों साइड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये पूरा एक ही है। कॉपर्स ग्लैंड कितना है? 2 पीस है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में किसकी संख्या 1 होती है? ऑप्शन दे देगा टेस्टिस, सेमाइनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। तो किसकी संख्या 1 होती है? 1 होती है संख्या
प्रोस्टेट ग्लैंड की, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, इसकी संख्या 1 होती है। अब आगे देखना है, यूरिन बाहर आने का ये जो रास्ता है ये कहलाता है यूरिथ्रा, ठीक है ना। यूरिन बाहर आने का रास्ता कहलाता है क्या, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के बीच से होकर गुजरता है। ये कौन सा कलर हो गया, 1 मिनट। यूरिथ्रा जो है वो एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, एक बेलनाकार स्ट्रक्चर के बीचों बीच गुजरता है। यूरिथ्रा मूत्रमार्ग जो होता है ना, वो एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के बीच से होकर गुजरता है और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेनिस। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पेनिस कहते हैं। पेनिस का जो अगला भाग होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ रहता है। इस फूले हुए भाग को कहा जाता है ग्लांस पेनिस। इस फूले हुए भाग को क्या कहेंगे, ग्लांस पेनिस कहेंगे। इस फूले भाग को क्या बोलेंगे, ग्लांस पेनिस कहेंगे, ठीक है। ग्लांस पेनिस एक मुलायम त्वचा से, एक ढीली त्वचा से ढका होता है। इसके ऊपर पाए जाने वाली इस त्वचा को कहते हैं प्रीप्यूस या इसी को कहा जाता है फोर स्किन। प्रीप्यूस या क्या बोलते हैं, फोर स्किन कहते हैं। यानी ग्लांस पेनिस के ऊपर कुछ त्वचा होता है जो मूवेबल स्किन होता है, मूव कर सकता है, पीछे को ये मूव कर सकता है, तो हम इस स्किन को कहते हैं प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन कहते हैं। ग्लांस पेनिस के टॉप पर इसी यूरिथ्रा का ओपनिंग होता है, यहाँ पर छिद्र है, इसी छिद्र से यूरिन बाहर निकलेगा, तो इस छिद्र को कहा जाता है यूरिथ्रल ऑरिफिस, यूरिथ्रल ऑरिफिस, या इसी को कहते हैं यूरिथ्रल मिटस, यूरिथ्रल मिटस कहते हैं, ठीक है ना, यूरिथ्रल मिटस कहते हैं। तो लगभग नाम यहाँ पर सारे पार्ट्स का हम लगभग लिख ही दिए हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, सारे पार्ट्स का नाम देख लेते हैं। प्रत्येक मेल में 2 ओवल स्ट्रक्चर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर दोनों दोनों जांघ के बीच में स्क्रोटम नाम की एक थैली के अंदर पाया जाता है। इस ओवल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। ये कहला गया टेस्टिस। टेस्टिस से जो नली निकलती है इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के पिछले भाग से एक नली निकल करके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चला जाएगा, इसको बोल देंगे वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस अंदर जा करके यूरेटर पर जो किडनी से आया हुआ नली रहता है ना, उसके ऊपर एक फंदा बनाया, फिर वो नीचे आया और सेमेनल वेजाइकल की नली के साथ में ज्वाइंट होकर के एक कॉमन नली बनाया छोटा सा, जिसको बोलते हैं इजैक्युलेटरी डक्ट, और ये इजैक्युलेटरी डक्ट जाके यूरिथ्रा से ज्वाइंट हो जाता है। इस जगह यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे छोटी सी एक ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, इसकी संख्या 1 होती है। इसके नीचे 2 और ग्लैंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं। ये पेनिस है, अगला भाग फुला हुआ ग्लांस पेनिस कहलाएगा, ऊपर का स्किन प्रीप्यूस या फोर स्किन कहलाएगा, और यहाँ टॉप पर का छिद्र ये यूरिथ्रल ऑरिफिस या यूरिथ्रल मिटस कहलाता है। इतना बात समझ में आया। टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है। टेस्टिस के अंदर क्या बनेगा, स्पर्म। टेस्टिस में बना हुआ स्पर्म आएगा कहाँ, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में स्पर्म आकर के कुछ घंटों तक रुकता है। स्पर्म थोड़ा सा मैच्योर होता है, फिर वो स्पर्म आगे बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से होकर स्पर्म आगे बढ़ता है तो फिर वो धीरे धीरे आता है कहाँ, वो आएगा ये जो इजैक्युलेटरी डक्ट है इसके शुरुआती हिस्से पर आता है। जैसे ही स्पर्म आता है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, जैसे ही स्पर्म इजैक्युलेटरी डक्ट के पास आता है जैसे स्पर्म इजैक्युलेटरी डक्ट के पास आता है, ये जो सेमेनल वेजाइकल है, 2 पीस है, एक इधर है ना, 2 पीस, दोनों सेमेनल वेजाइकल से कुछ लिक्विड निकल जाता है। उस लिक्विड को कहते हैं सेमेनल प्लाज्मा। सेमेनल वेजाइकल से क्या निकलेगा, कुछ लिक्विड, जिसको बोलते हैं सेमेनल प्लाज्मा। और सेमेनल प्लाज्मा आया और इजैक्युलेटरी डक्ट में वो भी चला गया। स्पर्म पहले से था, स्पर्म में मिक्स हो गया सेमेनल प्लाज्मा। स्पर्म के साथ जब सेमेनल प्लाज्मा नाम का लिक्विड मिक्स हो जाता है तो दोनों का मिश्रण कहलाता है सीमेन।
दोनों के मिश्रण को क्या बोलेंगे? सीमेन कहते हैं, ठीक है ना। अब ये स्पर्म सीमेन के रूप में आगे बढ़ेगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट में आगे बढ़ेगा और फिर वो यूरेथ्रा वाले रास्ते में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड से भी सेमिनल प्लाज्मा निकल पड़ता है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड से भी सेमिनल प्लाज्मा निकल जाएगा, वो भी सीमेन में मिक्स हो जाएगा। फिर सीमेन और आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर है दोनों कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड से भी सेमिनल प्लाज्मा नाम का लिक्विड निकल जाएगा। सेमिनल प्लाज्मा नाम का लिक्विड 3 स्थान से निकलता है। एक, सबसे ज्यादा मात्रा में कहां से? सेमिनल वेजाइकल से। लगभग 60 से 70% सेमिनल प्लाज्मा निकलेगा सेमिनल वेजाइकल से। 20 से 30% सेमिनल प्लाज्मा निकलता है प्रोस्टेट ग्लैंड से और अत्यंत कम मात्रा में 1% के आसपास निकलता है वो कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से। तीनों जगह से निकला हुआ सेमिनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिक्स होता है और स्पर्म के साथ जैसे सेमिनल प्लाज्मा मिक्स होगा वो कहलाता है सीमेन। यानी स्पर्म अब बन चुका है सीमेन और वही सीमेन इस यूरिथ्रा वाले रास्ते से आगे बढ़ता है और ग्लांस पेनिस के टॉप पर जो ओपनिंग है यूरिथ्रल ओरिफिस, वहीं से सीमेन बाहर निकलता है, वहीं से सीमेन बाहर निकलेगा। तो ये जो यूरिथ्रल ओरिफिस है इससे सीमेन भी बाहर आता है और यूरिन भी बाहर आता है। यूरिन डिस्चार्ज के समय, जैसे यहाँ पर यूरिन जमा है, जब यूरिन का डिस्चार्ज किया जाएगा तो इस रास्ते से ही यूरिन भी बाहर आएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय या एक्साइटेड कंडीशन में जो है सीमेन भी इसी रास्ते से बाहर आता है। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वह कौन सी नली है जो यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का हिस्सा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वह कौन सी नली है जो यूरिनरी सिस्टम और जेनेटल सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का हिस्सा है? वो है यूरिथ्रा। वो क्या है? यूरिथ्रा। मतलब ये यूरिथ्रा एक ऐसी नली है जिससे यूरिन भी बाहर आता है और सीमेन भी बाहर आता है। यूरिन सीधा यहां से पास कर जाएगा या यूरिन सीधा यहां से पास कर जाएगा और जो यूरिथ्रा है यूरिथ्रा से पार करेगा यूरिन और जो सीमेन बाहर आएगा वो इधर से टेस्टिस से फिर आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे उसको भी यूरिथ्रा में ही आना है, तब तक में सीमेन बन जाएगा और इस यूरिथ्रा से सीमेन भी बाहर आ जाता है। तो दोनों चीज बाहर आएगा यूरिथ्रा से। तो यही यूरिथ्रा है जो कि यूरिनरी सिस्टम और जेनेटल सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का हिस्सा है। ये समझ में आ रहा है? इस डायग्राम को ठीक से देख लीजिए। सारे नाम को इसमें लिखा गया है। आ रहे समझ में? अब हम लोग थोड़ा सा बुक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है ना। बुक का स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन यहां पर अभी इस पेज में क्या लिखा हुआ है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स का नाम लिखा हुआ है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट्स है, बहुत सारा पार्ट्स है। एक हो गया टेस्टिस, दूसरा एपिडिडाइमिस, तीसरा वास डिफरेंस, चौथा सेमिनल वेजाइकल, पांचवा इजैक्यूलेटरी डक्ट, छठा प्रोस्टेट ग्लैंड, सातवां कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, आठवां यूरिथ्रा, 9 नंबर हो गया पेनिस। ये सभी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स का नाम। अब इसमें टेस्टिस को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस को क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और बाकी सब को कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? जो ऑर्गन रिप्रोडक्शन के काम में आता है हम उसको कह देंगे सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। जो भी अंग, जो भी शरीर का जो भी अंग रिप्रोडक्शन में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। सेक्स ऑर्गन 2 प्रकार का हो गया, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वह अंग होता है जहां गेमिट्स का निर्माण होता है। अभी हम लोग पढ़े ना कि मेल का जो 2 टेस्टिस है, टेस्टिस में गेमिट बनता है, टेस्टिस में स्पर्म बनता है। मेल गेमिट या स्पर्म का निर्माण कहाँ होगा? टेस्टिस में होगा। तो चूंकि टेस्टिस में स्पर्म बनता है, गेमिट बनता है, इसलिए टेस्टिस को कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का 2 तरह का फंक्शन होता है, 2 तरह का कार्य होता है। एक गेमिट का निर्माण करना और दूसरा सेक्स हार्मोन स्रावित करना।
तो ये जो टेस्टिस है ये स्पर्म का निर्माण करता है और टेस्टिस हार्मोन बनाता है, जिस हार्मोन को हम कहते हैं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन नाम का मेल सेक्स हार्मोन स्रावित करता है कौन? टेस्टिस। और स्पर्म का निर्माण तो करता ही है, इसीलिए टेस्टिस को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बाकी जितना भी अंग है ये सब गेमिट का निर्माण नहीं करेगा, ये सब स्पर्म का निर्माण नहीं करता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से रिप्रोडक्शन के काम में आता है। या तो स्पर्म को बाहर आने के लिए रास्ता प्रदान करता है, या फिर स्पर्म को खाने के लिए भोजन प्रदान करता है, या किसी न किसी प्रकार से रिप्रोडक्शन के काम में आएगा, लेकिन गेमिट का निर्माण उसमें नहीं होगा। तो बाकी सभी अंग कहलाता है क्या? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जिस अंग में गेमिट्स का निर्माण होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जिसमें गेमिट का निर्माण ना हो लेकिन की रिप्रोडक्शन के काम में आता हो उसको बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया टेस्टिस, बाकी सब क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हम एनसीईआरटी के इमेज को देख रहे हैं और एनसीईआरटी में 2 इमेज दिया गया है। तो अभी ये फर्स्ट इमेज हम देख रहे हैं जो कि सामने से बिल्कुल फिगर है। यहाँ पर जो हम क्या क्या देख रहे हैं इस फिगर में जो है हम क्या देख रहे हैं, इस फिगर में हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ये टेस्टिस हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और टेस्टिस के पास के बगल में हमको क्या दिखाई पड़ रहा है? ये एपिडिडाइमिस हमको दिखाई पड़ रहा है। एपिडिडाइमिस से फिर ये वास डिफरेंस निकला हुआ है और ये वास डिफरेंस जो है फिर ये यूरेटर के ऊपर एक फंदा बनाया, ठीक है ना। यूरेटर के ऊपर एक फंदा बनाया। यहाँ पर जो हमको ये यूरिनरी ब्लैडर भी दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद हमको सेमिनल वेजाइकल हमको देखने मिल रहा है। सेमिनल वेजाइकल ये है, ठीक है ना। एक्चुअल में सेमिनल वेजाइकल होता है यूरिनरी ब्लैडर के ठीक पीछे। यूरिनरी ब्लैडर जहां जो यूरिन की थैली होती है ना उसके ठीक पीछे स्थित होता है सेमिनल वेजाइकल, ठीक है ना। जो हम अपने हाथ से फिगर बनाए उसमें थोड़ा सा बगल करके बनाए ताकि हमको साफ सुथरा दिखाई पड़े, लेकिन एक्चुअल में सेमिनल वेजाइकल का जो पोजीशन है वो है यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे होता है। हम यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड हम देख रहे हैं, ये कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हमको दिखाई पड़ रहा है। ये हमको पेनिस के बीच से यूरिथ्रा हमको गुजरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद जो है हमको यहाँ पर ये पेनिस का नाम इसमें शायद नहीं है क्या? पेनिस का नाम तो होना चाहिए, लगता है नहीं है इसमें पेनिस का नाम। तो यहाँ पर हमको ये पेनिस दिखाई पड़ रहा है। इसके ऊपर का जो ये टॉप का जो पार्ट जो फुला हुआ है वो ग्लांस पेनिस हो गया और मुलायम सा त्वचा है वो क्या कहला गया? फोरस्किन कहला गया। अब ये सब चीज यहाँ क्या है? टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। टेस्टिस को काटा गया, उसके अंदर क्या क्या होता है तो हमको हम लोग आज ही पढ़ेंगे। टेस्टिस के अंदर हमको टेस्टिकुलर लोब्यूल देखने मिलता है, रेटेड टेस्टिस होता है, वासा एफरेंसिया होता है। ये सब क्या है हम लोग कुछ देर के बाद हम लोग इस टॉपिक तक पहुंच जाएंगे। तो ये एनसीईआरटी का एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है। एक साइड व्यू है, यहाँ एनसीईआरटी का ही इमेज है और यहाँ पर साइड से दिखाया गया है कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं। यहाँ पर हम टेस्टिस देख पा रहे हैं, ये टेस्टिस है, ये स्क्रोटम है ना। और फिर टेस्टिस से निकला हुआ इस नली को क्या बोल देंगे? टेस्टिस से जो निकला हुआ इस नली को हम बोलेंगे वास डिफरेंस कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ वास डिफरेंस, ठीक है ना। वास डिफरेंस जो है वो यूरेटर पर इस तरह से फंदा बनाएगा। यहाँ यूरेटर है, इस पर फंदा बनाया। सेमिनल वेजाइकल हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर ये सेमिनल वेजाइकल है और ये क्या है? इजैक्युलेटरी डक्ट, छोटी सी नली है, इजैक्युलेटरी डक्ट हमको दिखाई पड़ रही है। फिर यहाँ पर हमको प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई पड़ा, ठीक है ना। फिर जो है हमको यहाँ पर जो है पेनिस दिखाई पड़ रहा है, ये पेनिस है। पेनिस के बीच में क्या? यूरिथ्रा है, ग्लांस पेनिस है, फोरस्किन है, हाँ ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो है वो रेक्टम और एनस, तो अभी ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन नाम फिगर भी है, नाम भी है, देख लिए। और ये छोटा सा जो है ना बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं, बहुत छोटा सा होता है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि अभी ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा हो, लेकिन अभी हम लोग एक और भी फिगर देखते हैं, थोड़ा सा उसको बड़ा करके हम लोग देखते हैं और इसमें समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमको क्या क्या दिखाई पड़ा? टेस्टिस है, स्क्रोटम है, एपिडिडाइमिस है, ये हमको वास डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, ये हमको यूरिनरी ब्लैडर दिखाई पड़ रहा है, ये पेनिस है, यूरिथ्रा है, ठीक है।
यहां पर ये जो पार्ट है ना, ये क्या है, सेमिनल वेजाइकल है ना, सेमिनल वेजाइकल। और सेमिनल वेजाइकल से ये छोटी सी नली निकली हुई है, इधर से वास डिफरेंस के साथ जुड़ करके यहां से यहां तक क्या है, इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये क्या है, इजैक्यूलेटरी डक्ट। और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना, ये एनस है। इतना समझ में आ रहा है। एक हम लोग और भी बड़े इमेज को देख रहे हैं। यहां पर हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, तो ये जो है ना, यही है सेमिनल वेजाइकल। और यहां पर ये है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस आया, सेमिनल वेजाइकल की नली है, सेमिनल वेजाइकल की नली छोटी सी नली है, और वास डिफरेंस आपस में ज्वाइंट हो जाती है, और ज्वाइंट होकर के यहां से यहां तक एक कॉमन नली का निर्माण किया। इसी कॉमन नली को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। यहां साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा होगा कि सेमिनल वेजाइकल की नली और वास डिफरेंस दोनों जुड़ करके एक कॉमन नली, छोटी सी नली का निर्माण करता है, जिसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, बाकी सारे पार्ट्स को हम देख पा रहे हैं यहां। अब हम लोग एक एक करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स को डील करेंगे, सारे पार्ट्स को समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है टेस्टिस। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो जाता है, टेस्टिस। ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस क्या है, तो जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि 2 ओवल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, 2 पीस ओवल स्ट्रक्चर है, और ये स्क्रोटम नाम की एक थैली के अंदर रहता है। ये क्या है, स्क्रोटम नाम की एक थैली के अंदर रहता है। तो ये 2 ओवल स्ट्रक्चर क्या है, टेस्टिस, और ये थैली क्या है, स्क्रोटम। ठीक है ना। प्रत्येक मेल में एब्डोमिनल कैविटी के ठीक बाहर दोनों जांघों के बीच में एक जोड़ा अंडाकार स्ट्रक्चर होता है, जो स्क्रोटम नाम की एक थैली के अंदर स्थित रहता है। इसी अंडाकार स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ये टेस्टिस क्या है, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये क्या है, ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है ना, ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है ना, ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्योंकि टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म का निर्माण होता है। टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म्स का निर्माण होता है। स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। स्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, और स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। एक टेस्टिस जो है, इस टेस्टिस की आकृति अंडाकार होती है। टेस्टिस की आकृति कैसी होती है, इसकी जो आकृति है ये होती है अंडाकार। ठीक है ना। टेस्टिस की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई होती है ये होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस की जो लंबाई है ये होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी चौड़ाई या मोटाई जो होती है, चौड़ाई ही लिखते हैं, ठीक है ना, इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। और स्क्रोटम, आखिर नेचर ने ऐसा क्यों किया कि टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रखा। एक्चुअल में टेस्टिस बनता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। जन्म के पहले इम्ब्रायोनल स्टेज में ये टेस्टिस पेट के अंदर बनता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बनता है। लेकिन गेस्टेशन पीरियड का जब 7वां महीना चल रहा होता है, 6ठा से 7वां महीना, गर्भावस्था का जब 6ठा से 7वां महीना चल रहा होता है, तो ये दोनों टेस्टिस पेट से धीरे धीरे नीचे आ जाता है और स्क्रोटम नाम की थैली में आ जाता है। तो स्क्रोटम में आखिर टेस्टिस को क्यों रखा गया। टेस्टिस अगर पेट के अंदर ही रह जाता तो क्या दिक्कत हो जाता। स्क्रोटम चूंकि पेट के बाहर का हिस्सा है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर अधिक होता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। और अगर ये दोनों टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रह जाए
तो टेस्टिस गर्म रहेगा, टेस्टिस का भी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और अधिक टेम्परेचर के कारण स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाता है। तो टेस्टिस को बनाना है स्पर्म, और स्पर्म बनाने के लिए टेस्टिस को थोड़ा ठंडा रहना पड़ता है। बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए टेम्परेचर, यानी कि हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्पर्म बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो है 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेस्टिस को थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा तभी टेस्टिस में स्पर्म बनेगा। और टेस्टिस ठंडा रहे इसके लिए नेचर ने क्या किया, टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के बाहर कर दिया, स्क्रोटम नाम की थैली के अंदर कर दिया, और ये शरीर की गर्मी से बच जाता है। तो इसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। स्क्रोटम टेस्टिस के ताप को बॉडी के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम बनाए रखने में हेल्प करता है, ताकि टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण ठीक ढंग से हो सके। अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रह जाएगा तो टेस्टिस का भी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर बनाए रखने में हेल्प करता है कौन? स्क्रोटम, ताकि टेस्टिस में स्पर्म ठीक से बन सके। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? एक स्क्रोटम के बनावट को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। एक स्क्रोटम, दोनों टेस्टिस कहाँ होता है? स्क्रोटम नाम की थैली में। स्क्रोटम के बनावट को हम लोग समझ रहे हैं। स्क्रोटम का बनावट कैसा होता है? देखिए, यही स्क्रोटम है। हमको 2 पीस टेस्टिस दिखाई पड़ रहा है यहां। स्क्रोटम का जो दीवार है, स्क्रोटम के दीवार में 3 परत पाया जाता है। सबसे बाहर के परत को कहते हैं स्किन। सबसे बाहर वाले परत को क्या बोलेंगे? स्किन। उसके जस्ट अंदर वाले परत को, लेयर को कहते हैं डार्टोस मसल्स। डार्टोस मसल्स, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डार्टोस मसल्स। और सबसे अंदर वाले लेयर को कह देते हैं क्रीमेस्टर मसल्स। क्रीमेस्टर मसल्स, क्रीमेस्टर मसल्स। तो स्क्रोटम की दीवार में कितना परत हो गया? 3 परत। सबसे बाहर का परत स्किन, उसके अंदर डार्टोस मसल्स, उसके भी अंदर का सबसे अंदर वाला क्रीमेस्टर मसल्स, ये 3 परत हो गया। स्क्रोटम के सबसे बीच में एक दीवार पाया जाता है। स्क्रोटम के बीचों बीच एक दीवार है। इस दीवार को कहते हैं स्क्रोटल सेप्टम। स्क्रोटल सेप्टम कहते हैं, ठीक है ना। इस दीवार को क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सेप्टम कहते हैं। ये जो स्क्रोटल सेप्टम है ये तो अंदर के तरफ होगा, स्क्रोटम के अंदर का दीवार है, लेकिन ये बाहर से एक लाइन के रूप में दिखाई पड़ता है। और ये बाहर से जो एक लाइन के रूप में दिखता है ना, उस लाइन को कहते हैं रेफे। उस लाइन को क्या बोलते हैं? रेफे। तो रेफे हो गया क्या? आउटसाइड लाइन। ये हो गया आउटसाइड लाइन। स्क्रोटम तो एक थैली है, इसके बीचों बीच एक दीवार है, तो वो दीवार तो अंदर तरफ होगा, लेकिन बाहर से वो एक लाइन के रूप में दिखता है। तो बाहरी जो लाइन होगा वो कहलाता है रेफे। अभी कुछ और इमेज है जिसमें हम लोग इस इमेज को देख करके बढ़िया से समझ सकेंगे। तो ये बाहर का लाइन क्या कहला जाएगा? रेफे कहला जाएगा। इस स्क्रोटल सेप्टम की उपस्थिति के कारण स्क्रोटम के अंदर का जो स्थान होता है वो 2 कंपार्टमेंट में बट जाता है, 2 कमरे में बट जाता है। एक बॉक्स इधर बन गया, एक बॉक्स उधर बन गया। एक कमरा ये हो गया, दूसरा कमरा वो हो गया। एक कंपार्टमेंट इधर, दूसरा कंपार्टमेंट उधर हो गया। 2 कमरा 2 कंपार्टमेंट में वो बट जाता है, और प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक टेस्टिस पाया जाता है। तो ये जो गोल स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है? यही तो है टेस्टिस ना। ये क्या है? टेस्टिस। प्रत्येक कंपार्टमेंट में एक एक टेस्टिस पाया जाता है। और ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस हिल डुल ना जाए, ये ज़्यादा इधर उधर अपना जगह बदल ना ले, इसके लिए टेस्टिस को एक जो है फाइब्रस कॉर्ड के द्वारा
उसको स्क्रोटम की दीवार से कनेक्ट किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो हम ग्रीन टाइप का जो स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं ना, ये कुछ टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू है, फाइब्रस कॉर्ड है, जिसके माध्यम से ये टेस्टिस कनेक्ट रहता है स्क्रोटम की दीवार के साथ में। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गुबर्नाकुलम, ठीक है ना, इसको बोलते हैं गुबर्नाकुलम कहते हैं। यानी कि टेस्टिस जो है कुछ फाइब्रस टिश्यू के द्वारा, कुछ रेशेदार ऊतक के द्वारा स्क्रोटम की दीवार से कनेक्ट रहता है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, गुबर्नाकुलम कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो टेस्टिस है इससे ये एपिडिडाइमिस निकला हुआ है, तो हम इस नली को क्या बोलेंगे, जो घुमा घुमा सा स्ट्रक्चर है ना, नली घुमा घुमा सा, यही क्या है, एपिडिडाइमिस। ये हो गया एपिडिडाइमिस हो गया, ठीक है ना, ये है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के पिछले भाग से एक नली ऊपर की ओर चला गया, ये क्या है, तो ये है वास डिफरेंस। ये क्या है, वास डिफरेंस है, ठीक है ना, ये क्या है, वास डिफरेंस है। अब इस टेस्टिस को भोजन की आवश्यकता है और भोजन आएगा ब्लड के माध्यम से। तो एक ब्लड की नली ऊपर से आई हुई है, ये जो रेड वाली नली है ना, ये जो रेड वाली नली है, ये जो रेड वाली नली है, ये ब्लड की नली है, आर्टरी है, आर्टरी। ये ऊपर से नीचे आया और टेस्टिस से जाकर के जुड़ गया, इसमें इसके माध्यम से ब्लड आएगा और ब्लड अपने साथ भोजन लाएगा, ऑक्सीजन लाएगा और सब कुछ दे देगा, किसको, टेस्टिस को दे देगा। तो इस नली को, ये जो ब्लड की जो नली ऊपर से नीचे आया हुआ है ना, इस नली को कहते हैं टेस्टिक्युलर आर्टरी, इसको बोलते हैं टेस्टिक्युलर आर्टरी, टेस्टिक्युलर आर्टरी कहते हैं। ये कहला गया क्या, टेस्टिक्युलर आर्टरी, जो अपने साथ ऊपर से ब्लड लाएगा और ब्लड में भोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, सब कुछ दे देगा, किसको, टेस्टिस को। लेकिन इस टेस्टिस में कुछ गंदगी भी बनेगा जिसको वहाँ से निकालना जरूरी है। तो टेस्टिस से बाहर की ओर एक वेन निकल गया है, टेस्टिस से बाहर की ओर एक वेन निकल गया है, ठीक है ना। ये जो ब्लू वाला एक नली है, ये क्या है, वेन। तो गंदा जो ब्लड होगा वो वेन से होकर के निकल करके टेस्टिस से बाहर चला जाएगा। इस वेन को कहते हैं टेस्टिक्युलर वेन। इस वेन को क्या बोलेंगे, टेस्टिक्युलर वेन कहेंगे। अब टेस्टिस में चोट लग जाए तो जो है दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब टेस्टिस को दर्द का आभास करना है, टेम्परेचर का आभास करना है, तो उसके लिए एक न्यूरॉन यहाँ पर लगा होता है, ठीक है ना। एक न्यूरॉन ऊपर से आया और न्यूरॉन आकर कनेक्ट हो गया टेस्टिस से। अब इस न्यूरॉन के कारण टेस्टिस में चोट लग जाए तो इसको दर्द का पता चल सकता है, गर्मी ठंडी का ये कोई भी ये समझ सकता है, आभास कर सकता है। तो ये न्यूरॉन के माध्यम से सारा सूचना ब्रेन तक जाता है। तो इस न्यूरॉन को कहते हैं टेस्टिक्युलर नर्व, या इसी को कहा जाता है ऑटोनोमिक नर्व भी कहते हैं। अब ये जो तीनों है, इस तीनों को मिला दिया जाए, ठीक है ना, कौन कौन, टेस्टिक्युलर आर्टरी, टेस्टिक्युलर वेन और टेस्टिक्युलर नर्व या फिर ऑटोनोमिक नर्व, इस तीनों को एक साथ मिला करके कहा जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं, ठीक है ना। इस तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। अब देखना है, ये जो ऊपर में हमको दो ओपनिंग दिखाई पड़ रहा है, ये कहलाता है इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल। ये ओपनिंग हो गया, या फिर एक नली जैसा दिखाई पड़ रहा है ना, ये एक नली है, ये भी क्या है, एक नली है। इस नली को बोल देते हैं क्या, इंग्विनल कैनाल कहते हैं। और ये इंग्विनल कैनाल के जस्ट ऊपर क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी होगा। एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम आपस में कनेक्ट होता है इंग्विनल कैनाल के द्वारा। तो इसके ऊपर पेट वाला हिस्सा हो जाएगा और इसके नीचे स्क्रोटम वाला हिस्सा हो जाएगा। अब होता क्या है, जैसे कि गर्मी की अगर बात करें तो गर्मी के मौसम में ये जो स्क्रोटम है ये ज़्यादा लटका हुआ रहता है, और ठंड के मौसम में ये स्क्रोटम पूरा इस तरह से सिकुड़ जाता है और टेस्टिस चला जाता है एब्डोमिनल कैविटी के नज़दीक।
गर्मी के मौसम में स्क्रोटम फैला हुआ रहता है, ठंड के मौसम में स्क्रोटम इस तरह से सिकुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है डार्टोस मसल्स के कारण, ठीक है ना, डार्टोस मसल्स के कारण। ये जो बीच वाला लेयर दिखाई पड़ रहा है इसको क्या बोलते हैं? डार्टोस मसल्स। इसमें जो 3 लेयर है ना, बीच का लेयर क्या कहला गया? डार्टोस मसल्स। होता क्या है, जैसे ठंड का मौसम अगर आ गया, ठंडी का दिन आ गया, ठीक है, तो बाहरी वातावरण पूरा ठंडा हो जाता है, बाहरी वातावरण ठंडा हो जाएगा। टेस्टिस को स्पर्म बनाना है और स्पर्म बनाने के लिए टेस्टिस का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर देते हैं, 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस आएगा। लेकिन ठंड के मौसम में चूंकि बाहरी वातावरण 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, चूंकि बाहरी वातावरण ज़्यादा ठंडा हो जाता है इसलिए टेस्टिस भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। और टेस्टिस का टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाएगा तो भी टेस्टिस में स्पर्म नहीं बनेगा। टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए एक उपयुक्त ताप की आवश्यकता होती है और वो ताप है 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस, यानी बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना ठंड के मौसम में टेस्टिस, तो फिर क्या होता है? डार्टोस मसल्स ऊपर सिकुड़ता है। डार्टोस मसल्स ऊपर जैसे सिकुड़ेगा तो टेस्टिस भी ऊपर जाएगा और ये एब्डोमिनल कैविटी के नजदीक पहुंचता है ताकि शरीर का कुछ कुछ गर्मी इस टेस्टिस को मिल सके और बहुत ज्यादा ठंडा होने से ये टेस्टिस बच जाए। और जैसे डार्टोस मसल्स ऐसे सिकुड़ेगा तो ये दोनों टेस्टिस ऊपर की ओर जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी के नजदीक जाएगा ताकि एब्डोमिनल कैविटी का यानी पेट का कुछ कुछ गर्मी वो हीट को ले सके और ये स्पर्म का निर्माण ठीक से कर सके। ये बात समझ में आया? अब ये जो इंग्विनल कैनाल है, इंग्विनल कैनाल इसके जस्ट ऊपर क्या होगा? एब्डोमिनल कैविटी होगा, ठीक है ना। एक बार अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि टेस्टिस का निर्माण होता है एम्ब्रायोनल स्टेज में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। टेस्टिस बनता एक्चुअल में पेट के अंदर ही है लेकिन वो इसी इंग्विनल कैनाल से होकर के आ जाता है कहाँ? स्क्रोटम में, ठीक है ना। पहले कुछ हम यहाँ पर इमेज देख रहे हैं, ठीक है ना। इस इमेज को एक बार देख लीजिए ठीक से, इस इमेज को देख लीजिए। यहाँ पर ये टेस्टिस को बाहर से देखा जा रहा है तो हमको यहाँ पर एक लाइन दिखाई पड़ रहा है और ये जो लाइन है यही है क्या? रेफे। स्क्रोटल सेप्टम का बाहर से दिखने वाला जो लाइन है ना वही क्या है? ये रेफे है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? तो हमको यहाँ पर जो है स्क्रोटल सेप्टम दिखाई पड़ रहा है, ये हो गया स्क्रोटल सेप्टम। यहाँ पर हमको क्रीमेस्टर मसल्स दिखाई पड़ रहा है और ये हमको डार्टोस मसल्स दिखाई पड़ रहा है। यही डार्टोस मसल्स ठंड के मौसम में सिकुड़ जाएगा, गर्मी के मौसम में फैल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है ताकि टेस्टिस को सही ताप मिल सके, ठीक है। हम यहाँ पर टेस्टिस देख रहे हैं, एपिडर्मिस हमको देखने मिल रहा है, यही है स्पर्मेटिक कोड। यहाँ हमको क्या दिखाई पड़ रहा है? स्पर्मेटिक कोड। ऊपर से स्पर्मेटिक कोड आया और ये टेस्टिस के साथ में हो जाता है कनेक्ट। इसमें क्या क्या शामिल होता है? टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन और टेस्टिकुलर नर्व या ऑटोनोमिक नर्व शामिल होता है, ठीक है ना। ये फिगर समझ में आ गया? इसके बाद ध्यान देना है, टेस्टिस का निर्माण गेस्टेशन पीरियड के दौरान इम्ब्रायोनल स्टेज में मेल इम्ब्रायो, ठीक है ना, मेल इम्ब्रायो, जिस इम्ब्रायो से आगे चल करके लड़के का जन्म होने वाला है तो लड़का का जन्म जिस इम्ब्रायो से होगा वही कहलाएगा क्या? मेल इम्ब्रायो। मेल इम्ब्रायो के एब्डोमिनल कैविटी में ही टेस्टिस बनता है। फिगर बना करके दिखा रहे हैं, ये हो गया एब्डोमिनल कैविटी वाला हिस्सा और यहां पर ये हम बना रहे हैं पैर वाला हिस्सा और यहां पर हम बना देते हैं स्क्रोटम। इस तरह से स्क्रोटम बनाते हैं, स्क्रोटल सेप्टम है और यही है इंग्विनल कैनाल और टेस्टिस को हम रेड कलर से बनाएंगे, ठीक है ना। टेस्टिस एक्चुअल में बनता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। जो मेल इम्ब्रायो है, जिस बच्चा का जन्म नहीं हुआ है, लड़का का जन्म होने वाला है और वो लड़का अभी मां के बच्चादानी के अंदर है। मेल इम्ब्रायो कितने महीने का?
तो माना लगभग 3 महीने का, 3 महीना तक में टेस्टिस बन जाता है। 9 महीना का गेस्टेशन पीरियड होता है ना, 9 मंथ के बाद ही ना बच्चे का जन्म होगा, तो 3 मंथ का ही मेल एम्ब्रायो है और उसके एब्डोमिनल कैविटी में क्या बन जाता है, टेस्टिस बन जाता है। लेकिन समय जैसे जैसे बीतेगा, लगभग 7वां महीना जब चल रहा होगा, 7वां महीना जब चल रहा होगा गेस्टेशन पीरियड का, तो धीरे धीरे ये दोनों टेस्टिस आगे बढ़ता है और इसी इंग्विनल कैनाल से होकर के वो नीचे आएगा और कहाँ जाएगा, स्क्रोटम में आ जाता है। ठीक है ना। तो क्या लिखा है, टेस्टिस का निर्माण मेल एम्ब्रायो के एब्डोमिनल कैविटी में होता है, परंतु गेस्टेशन पीरियड गर्भावस्था के 7वें महीने में टेस्टिस इंग्विनल कैनाल से होकर स्क्रोटम में आ जाता है। इसके पश्चात इंग्विनल कैनाल बंद हो जाता है। इसके बाद ये जो इंग्विनल कैनाल है ना, ये बंद हो जाता है। ये जो इंग्विनल कैनाल है ये क्या होगा, बंद हो जाएगा, ताकि पेट का कुछ और भी अंग इस स्क्रोटम में ना आ जाए। अगर वो खुला रहेगा ना, तो हो सकता है कि पेट का कुछ कुछ अंग जैसे इंटेस्टाइन वगैरह सब जो है ना, वो भी आ सकता है स्क्रोटम में, तो फिर कुछ बीमारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि टेस्टिस बनता कहाँ है, मेल एम्ब्रायो के पेट के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। लेकिन गेस्टेशन पीरियड के 7वें महीने में ये दोनों टेस्टिस इसी इंग्विनल कैनाल से होकर के नीचे आ जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है। इसके बाद इंग्विनल कैनाल हो जाता है बंद, ताकि कुछ और नीचे नहीं आ सके। हम इस फिगर में देख रहे हैं कि ये एब्डोमिनल कैविटी वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पर बनता है टेस्टिस और फिर गेस्टेशन पीरियड के 7वें महीने में धीरे धीरे ये टेस्टिस नीचे आता है और कहाँ आ जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है। ये डिसेंड कर गया, वो स्क्रोटम में आ गया, ये भी नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। तो एक प्रोसेस को दिखाया जा रहा है कि एक टेस्टिस स्क्रोटम में आ चुका है, दूसरा भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसके बाद ध्यान से समझना है, 2 बीमारी को हम लोग समझते हैं, एक है क्रिप्टोर्किडिज्म और एक है इंग्विनल हर्निया। ठीक है ना, इस दोनों बीमारी को हम लोग समझते हैं। ये हो गया एब्डोमिनल कैविटी और ये हो गया पैर वाला हिस्सा। यहाँ पर हम बना देते हैं स्क्रोटम, ये हो गया स्क्रोटल सेप्टम है ये, और ये हो गया क्या, इंग्विनल कैनाल हो गया। यहाँ पर क्या है, टेस्टिस है। तो एक्चुअल में टेस्टिस अभी कहाँ पर है, ये दोनों टेस्टिस अभी है एब्डोमिनल कैविटी में। बना कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी में। 7वें महीने में क्या होना चाहिए, इसको आना चाहिए था नीचे, स्क्रोटम में आना चाहिए था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों टेस्टिस स्क्रोटम में आया ही नहीं। ठीक है ना, स्क्रोटम में आया ही नहीं, रह गया एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, पेट के अंदर ही रह गया। बच्चे का जन्म हो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, स्क्रोटम खाली है और उसका टेस्टिस रह गया कहाँ, पेट के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रह गया। और ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। बच्चा तो बड़ा हो गया, लेकिन उसका टेस्टिस कहाँ रह गया, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह गया। सॉरी। तो टेस्टिस तो गर्म रहेगा, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस और टेस्टिस वही है। तो इतना गर्मी में इस टेस्टिस में स्पर्म नहीं बनता है। ठीक है ना, इतना गर्मी में टेस्टिस में स्पर्म नहीं बनेगा और ऐसा जो पुरुष है वो स्टेराइल हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा, उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होगी। इसी बीमारी को हम कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। यही बीमारी क्या कहला गया, क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म कहला गया, यही कहला गया क्या, क्रिप्टोर्किडिज्म। और ऐसा मेल कैसा होता है, स्टेराइल होता है। स्टेराइल मतलब क्या हो गया, नपुंसक हो गया। ठीक है ना, पता नहीं हम सही लिखें कि गलत लिखें। हाँ, नपुंसक से स्पेलिंग यही होना चाहिए, नपुंसक हो गया। ठीक है ना, मतलब क्रिप्टोर्किडिज्म क्या है, किसी किसी व्यक्ति में दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह जाता है, वो स्क्रोटम में नहीं आ पाता है। तो हम इस कंडीशन को, इस बीमारी को कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। ऐसा पुरुष स्टेराइल हो जाएगा क्योंकि टेस्टिस गर्म रहता है और गर्म टेस्टिस में स्पर्म यहाँ पर बनता नहीं है। लेकिन यदि फैमिली वाले को पता चल जाए, घर में किसी बच्चा का जन्म हुआ
और गार्जियन ने इस बात को नोटिस कर लिया कि बच्चा का जो स्क्रोटम है ना वो खाली है, उसमें टेस्टिस नहीं आया है। वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जांचेंगे परखेंगे तो पता चला कि स्क्रोटम तो खाली है, टेस्टिस तो एब्डोमिनल कैविटी में रह गया। तो डॉक्टर पहले बोलेंगे कि आप 3 साल 4 साल वेट कर लीजिए, हो सकता है कि 3-4 साल के अंदर ये टेस्टिस जो है ना आ जाए अपने आप स्क्रोटम में। अगर 3-4 साल के अंदर स्क्रोटम में नहीं आता है तो हम एक ऑपरेशन कर देंगे और ऑपरेशन करके टेस्टिस को स्क्रोटम में ला देंगे, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा समय बीत गया, जैसे 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, इसके बाद अगर ऑपरेशन कराया जाएगा ना तो भी ये ऑपरेशन कराने के बाद भी उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उतना लंबे समय तक जब टेस्टिस रह जाता है ना एब्डोमिनल कैविटी में, तो उस टेस्टिस में स्पर्म बनाने वाला जो सेल होता है, टेस्टिस के अंदर खास सेल है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। वही स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाता है, वो स्पर्मेटोगोनिया मर चुका होता है। उतना लंबे समय तक गर्मी पा करके जो है ना स्पर्मेटोगोनिया मर चुका होता है, तो ज़्यादा समय बीत जाने के बाद ऑपरेशन कराने का भी कोई फायदा होता नहीं है। यह है क्रिप्टोर्किडिज्म। इंग्विनल हर्निया क्या होता है, इसको समझना है। इंग्विनल हर्निया क्या होता है? ये हो गया एब्डोमिनल कैविटी, ये हो गया पैर वाला हिस्सा, ठीक है ना, और यहां पर ये स्क्रोटम हो गया, स्क्रोटल सेप्टम हो गया, और ये हो गया क्या? ये हो गया इंग्विनल कैनाल, ठीक है, इंग्विनल कैनाल। अब हुआ क्या कि ये जो टेस्टिस जो था वो टेस्टिस आ चुका है इंग्विनल कैनाल से होकर के, कहाँ? वो आ गया स्क्रोटम में, आ गया ना। इंग्विनल कैनाल से होकर के क्या हुआ? ये आ गया स्क्रोटम में टेस्टिस। और अब होना क्या चाहिए? तो अब होना ये चाहिए कि इस इंग्विनल कैनाल को बंद हो जाना चाहिए था। इंग्विनल कैनाल को क्या हो जाना चाहिए? पैक हो जाना चाहिए। लेकिन किसी किसी व्यक्ति का इंग्विनल कैनाल खुला रह जाता है। अगर इंग्विनल कैनाल खुला रह जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में एक बीमारी हो सकती है, और उस बीमारी में क्या होगा कि जो इंटेस्टाइन है होता है, ठीक है ना, जो इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, जो इंटेस्टाइन होता है, कौन सा कलर यूज कर लें? जो इंटेस्टाइन होगा, तो यही कलर यूज कर लेते हैं। जो पेट के अंदर जो इंटेस्टाइन होता है ना, ठीक है ना, वो इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट, इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट, ध्यान से देखिए, इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट जो है वो इंग्विनल कैनाल से होकर के स्क्रोटम में आने लगता है, तो ये वाला भाग फूल जाएगा, दर्द करेगा। इस बीमारी को हम कहते हैं इंग्विनल हर्निया, इसको बोलते हैं इंग्विनल हर्निया कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इंग्विनल हर्निया कहेंगे। अगर किसी व्यक्ति का इंग्विनल कैनाल खुला रह जाता है तो उसके जीवन में एक बीमारी होने की संभावना होती है कि इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट इंग्विनल कैनाल से होकर स्क्रोटम में आने लगता है और ये वाला भाग फूल जाएगा, दर्द करता है, तो हम इस बीमारी को कहते हैं इंग्विनल हर्निया। इसका इलाज क्या है? ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन करा करके जो है ना फिर डॉक्टर क्या करेंगे, एक छोटा ऑपरेशन करते हैं और फिर इस इंटेस्टाइन को यहाँ से पकड़ के एब्डोमिनल कैविटी में डाल देते हैं और इस इंग्विनल कैनाल को फिर बंद कर देते हैं। तब जाकर के ये ऑपरेशन सफल हो जाएगा और फिर ये ठीक भी हो जाता है। इंग्विनल हर्निया में इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट कहाँ गया? इंग्विनल कैनाल से होकर के स्क्रोटम में जाता है। अब ये हर्निया कई प्रकार का होता है, कोई जरूरी नहीं है कि हर्निया में हमेशा इंटेस्टाइन प्रवेश कर जाएगा स्क्रोटम में, ये कोई जरूरी नहीं है, दूसरे अंगों में भी प्रवेश कर सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जो कुछ इमेज हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना, हम यहाँ पर कुछ इमेज देख रहे हैं कि ये जो इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन कहाँ प्रवेश कर गया? स्क्रोटम में प्रवेश कर गया। इमेज को देख लीजिए ठीक से, ये जो इंटेस्टाइन है वो कहाँ प्रवेश कर गया है? स्क्रोटम में प्रवेश कर गया है। यही क्या है? इंग्विनल हर्निया होता है, ठीक है। और दूसरे सब अंगों में भी इंटेस्टाइन का पार्ट्स प्रवेश कर सकता है। इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जो हर्निया होगा उसमें इंटेस्टाइन का पार्ट्स केवल स्क्रोटम में ही प्रवेश करेगा।
पेट के जिस तिस भाग में भी वो प्रवेश कर सकता है और ये सब भाग जो फूल गया है तो कई प्रकार का हर्निया होता है जो कि पढ़ने के लिए है नहीं, बस हम ये फिगर दिखाना चाहते हैं इसलिए ताकि आप समझ पाएं कि जो हर्निया होता है ना उसमें जो इंटेस्टाइन होता है वो शरीर के दूसरे अंगों में भी प्रवेश कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि खाली स्क्रोटम में प्रवेश करेगा, दूसरे तीसरे अंगों में प्रवेश कर सकता है। क्या हर्निया सिर्फ लड़कों में होता है, क्या सिर्फ पुरुष में होता है? नहीं, यह हर्निया बीमारी लड़कियों में, स्त्री में भी हो सकती है, ठीक है ना। अब स्त्री के शरीर के अलग अलग पार्ट्स में अगर उसका इंटेस्टाइन प्रवेश कर जाता है तो फीमेल्स में भी हमको हर्निया बीमारी देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। एक और इमेज को हम लोग देख लेते हैं, देखिए इस इमेज को। फीमेल में क्या हुआ कि उसका जो इंटेस्टाइन होता है वो शरीर के अलग अलग पार्ट्स में प्रवेश करने लगता है, तो हम इस बीमारी को फीमेल का हर्निया बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो फीमेल में भी हमको हर्निया बीमारी देखने मिलता है। आप यहाँ पर देखिए कि जो इंटेस्टाइन है ना, ये इंटेस्टाइन पेट के दीवार में घुस गया है ना, पेट के दीवार में घुस गया, जो बड़ी वाल है उसके अंदर घुस गया है, तो ये सब क्या है? हर्निया बीमारी है। फीमेल में भी होता है, मेल में तो होता ही है, फीमेल में भी होता है, ठीक है ना। आगे ध्यान से देखिए, टेस्टिस के चारों ओर 3 लेयर पाया जाता है, 3 परत पाया जाता है, ठीक है ना। टेस्टिस के चारों ओर 3 परत होता है। ये रेड वाला क्या हो गया? टेस्टिस। टेस्टिस के चारों ओर 3 लेयर पाया जाता है। सबसे बाहरी लेयर का नाम है ट्यूनिका वेजिनेलिस, उसके अंदर होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और सबसे अंदर होता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो 3 लेयर है, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और सबसे अंदर वाला क्या है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये 3 परत पाया जाता है टेस्टिस के चारों ओर। 2 टेस्टिस होता है, दोनों टेस्टिस के चारों ओर ये कितना परत होगा? 3 परत। सबसे बाहर ट्यूनिका वेजिनेलिस, उसके अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया और सबसे अंदर क्या है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये बात समझ में आ गया? इसके बाद अगर टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर हम देखें, टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर हम देखें, ठीक है ना, टेस्टिस के अंदर क्या कुछ होता है उसको समझने का कोशिश करें। तो टेस्टिस के बाहर कितना परत? 3 परत। बीच वाले परत का नाम क्या? ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। तो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया बार बार अंदर की ओर धंस जाता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया बार बार अंदर को जब धंसता है ना तो टेस्टिस के अंदर कई बॉक्स बन जाता है। जैसे हमको यहाँ पर ये एक बॉक्स दिखाई पड़ रहा है, एक बॉक्स हमको इस तरह का दिखाई पड़ रहा है, एक खाली जगह हमको ये दिखाई पड़ा, एक ये दिखाई पड़ा, ऐसा ऐसा बहुत सारा। चूंकि इसका दीवार अंदर की ओर बार बार धंस जाता है तो अंदर में कई बॉक्स, कई कमरा, कई छोटा छोटा थैली हमको देखने मिलता है। इस थैली को कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल। इस थैली को हम क्या कहेंगे? थैली को बोलेंगे टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहेंगे, ठीक है ना, टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहेंगे। कितना होता है? तो 250 की संख्या में होता है। प्रत्येक टेस्टिस के अंदर 250 छोटी छोटी थैली होती है। अभी इस फिगर में तो उतना दिख नहीं रहा है, ये माना इसको एक थैली, 2, 3, 4, 5, लेकिन होगा कितना? 250। इस थैली को क्या बोलेंगे? टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहेंगे, ठीक है ना, इसको बोलेंगे टेस्टिक्युलर लोब्यूल। और इसका ये जो दीवार है ना, जो दीवार अंदर की ओर धंस गया है, इसको बोलेंगे सेप्टा। इसको क्या बोलेंगे? सेप्टा कहेंगे। इस टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर महीन कुंडलित नली पाई जाती है। हमको यहाँ पर बहुत सारा महीन कुंडलित नली दिखाई पड़ रही है। इस बॉक्स में 2, इसमें भी 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1 से 3 महीन महीन नली पाई जाती है। और इस महीन महीन नली को, ये जो महीन महीन सा नली है ना, इस महीन महीन नली को हम कहते हैं इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस नली को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का संख्या क्या होगा? 1 से 3 प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में। यानी इस एक बॉक्स में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या कितना? 3 हो सकता है। तो प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर
1 से 3 महीन कुंडलित नली पाई जाती है और इस महीन कुंडलित नली को ही क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही क्या बनता है? स्पर्म्स बनेगा। इसी में स्पर्म्स का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसी में क्या बनेगा? स्पर्म का निर्माण होगा। ये जो टेस्टिस के अंदर महीन महीन नली है, इसी नली के अंदर में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। अब आगे ध्यान से समझिए, जितना भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो सब आपस में जुड़ करके एक जाल जैसे रचना का निर्माण करता है। यहां से यहां तक एक जाल टाइप का दिखाई पड़ रहा है ना? कोई फिक्स नली जैसा दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ जाल टाइप का, उलझा पुलझा टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। हम इस जाल जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं रेटे टेस्टिस। इसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस। ये जाल जैसा रचना क्या कहला गया? रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से 10 से 20 नली बाहर की ओर निकल जाती है। 10 से 20 नली बाहर की ओर निकलने का मतलब टेस्टिस से बाहर, ठीक है ना। तो हमको यहाँ 1 नली, 2, 3, 4, 5 नली दिखाई पड़ रही है। तो ये जो नली है जो टेस्टिस से बाहर की ओर निकली हुई है, 10 से 20 नली होती है। इस नली को कहते हैं वासा इफेरेंसिया। वासा इफेरेंसिया, इसको बोलते हैं वासा इफेरेंसिया। इसकी संख्या होती है 10 से 20। रेटे टेस्टिस से 10 से 20 नली टेस्टिस के बाहर निकल जाती है, जिसको बोलते हैं वासा इफेरेंसिया। ये जो 10 से 20 वासा इफेरेंसिया है वो बाहर जाकर के इपिडिडाइमिस नाम की नली में जुड़ जाता है। तो ये नली क्या हो गया? ये नली हो गया इपिडिडाइमिस। ये हो गया इपिडिडाइमिस, ठीक है ना। ये नली क्या है? इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस काफी ज्यादा कुंडलित रहता है, फिर वो सीधा होकर के सीधा ऊपर निकल जाएगा। जब वो सीधा हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? वास डिफरेंस बोलेंगे। तो हम बोले कि टेस्टिस के अंदर 250 छोटी छोटी थैली होती है और इस थैली को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 महीन कुंडलित नली पाई जाती है, जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनता है? स्पर्म बनता है। सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपस में जुड़कर एक जाल के समान रचना का निर्माण करता है, जिसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से 10 से 20 नली बाहर की ओर निकल जाती है, जिसको बोलते हैं वासा एफेरेंसिया। ये सभी वासा एफेरेंसिया एक अलग नली से जाकर के जुड़ जाती है, जिसको बोलते हैं इपिडिडाइमिस। ये काफी कुंडलित नली होती है, फिर जब वो सीधी हो जाएगी तो वो कहलाता है क्या है? वास डिफरेंस। स्पर्म कहाँ बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये जो नली है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहीं पर स्पर्म बनता है। स्पर्म फ्लो के डायरेक्शन को समझना है, स्पर्म कहां बना, कैसे कैसे वो आगे बढ़ेगा। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का निर्माण हुआ, स्पर्म आगे बढ़ा और चला गया कहां? रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस से स्पर्म निकल के जाएगा कहां? वासा इफेरेंसिया में। वासा इफेरेंसिया से फिर कहां जाएगा? इपिडिडाइमिस में। इपिडिडाइमिस से कहां जाएगा? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से आगे कहां जाएगा? इजैक्युलेटरी डक्ट में। वहां तक में स्पर्म सीमेन का रूप ले लेगा, फिर वो जाएगा कहां? यूरिथ्रा में, और फिर यूरिथ्रा से फिर शरीर के बाहर निकलेगा। तो स्पर्म फ्लो का डायरेक्शन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा स्पर्म फ्लो का डायरेक्शन, सही डायरेक्शन क्या है। तो बोलेंगे पहले स्पर्म बना ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, यहां से आगे बढ़ा कहां गया? रेटे टेस्टिस, वहां से आगे गया वासा एफरेंसिया, उसके बाद फिर वहां से इपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, फिर वो आगे बढ़ते चला जाएगा। ये फिगर समझ में आ रहा है? एक डाउनलोड किया हुआ इमेज है और हम यहां पर देख रहे हैं कि ये टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर हमको बहुत सारी महीन कुंडलित नली दिखाई पड़ रही है और इसी नली को क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। यहां पर हमको महीन महीन कुंडलित पाइप नली दिखाई पड़ रही है, इसको क्या बोलेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जुड़ करके यहां पर बना दिया क्या? रेटे टेस्टिस। यही क्या है? रेटे
टेस्टिस। ये वाला क्या हो गया? रेटे टेस्टिस। और रेटे टेस्टिस से फिर कुछ नली निकला हुआ है जो क्या कहला गया? वो कहला जाएगा वासा एफेरेंसिया। ठीक है ना, ये सब नली कहला जाएगा क्या? वासा एफेरेंसिया। फिर वासा एफेरेंसिया जुड़ करके क्या बना लेगा? एपिडार्मिस। और एपिडार्मिस से फिर क्या बन जाएगा? वास डिफरेंस। ये फिगर समझ में आ रहा है? एक और फिगर को हम लोग देखते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये टेस्टिस है, इसके अंदर हमको बहुत सारा हमको टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखाई पड़ रहा है। इसमें हमको बहुत सारी उलझी हुई नली, कुंडलित नली दिखाई पड़ रही। यही नली क्या है? यही है यही नली है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहीं पर बनेगा क्या? स्पर्म। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सब जुड़ करके क्या बनाया? ये जहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है ये रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से क्या बाहर निकला हुआ है? यही है वासा इफेरेंसिया। और ये वासा इफेरेंसिया जुड़ गया, ये क्या हो गया? यही है एपिडिडाइमिस। और ये वाली नली क्या है? वास डिफरेंस। आ रहा है समझ में? इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा स्पर्म, वहां से आएगा कहां? रेटे टेस्टिस में, यहां से आएगा वासा एफेरेंसिया में, फिर जाएगा एपिडिडाइमिस में, फिर जाएगा वास डिफरेंस में। ठीक है, ये फिगर समझ में आ रहा है? अब एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के टीएस को हम लोग देखते हैं। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक छोर पैक है, एक छोर खुला हुआ है। यहां से इसको कट किए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ऐसे काटे और काट करके इस टुकड़ा को माइक्रोस्कोप में डाल करके देखेंगे जूम करके। ठीक है ना, तो ये क्या है? ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये पाइप क्या है? ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है ना, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम काट दिए हैं और काट करके इस गोल वाला पार्ट, ये जो गोल वाला पार्ट है ना, इसी को माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो हमको ये पूरा गोल वाला पार्ट इतना हमको इस तरह का दिखाई पड़ रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की नली को हम इसे काटे हैं और काट करके इस गोल वाले पार्ट को ऊपर से हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। हमको ये इसका दीवार बहुत बड़ा से हमको दिखाई पड़ा। ये जो गोल सेक्शन है ये काफी हमको बड़ा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। तो ये जो फिगर है ये है टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या है? ये फिगर क्या चीज का है? ये है टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये कटा हुआ फिगर है। तो हमको देखने पर क्या पता चलता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो दीवार है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ये जो दीवार है, ये हो गया चारों ओर से दीवार और ये हो गया बीच का खाली जगह। ये क्या है? बीच का खाली जगह। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार में हमको दो प्रकार का सेल्स दिखाई पड़ता है। कुछ छोटे साइज का सेल है और कुछ लंबा लंबा सेल हमको दिखाई पड़ रहा है। इस छोटे वाले सेल को कहते हैं, ये छोटा सा सेल है ना, इसको कहते हैं मेल जर्म सेल। इसको बोलते हैं मेल जर्म सेल, या इसी को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोगोनिया। एक पीस को स्पर्मेटोगोनियम कहेंगे, एक से ज्यादा है तो उसको स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। तो छोटा वाला सेल कहला गया मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो लंबा लंबा सेल दिखाई पड़ रहा है ना, इस लंबे सेल को कहते हैं सर्टोली सेल। इसको बोलते हैं सर्टोली सेल, या इसी को कहते हैं नर्स सेल। इसी को बोलते हैं नर्स सेल। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार के बाहर भी हमको कुछ कुछ सेल्स यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इस जैसे ये सब सेल है हमको बाहर तरफ दिखाई पड़ रहा है, तो इसके बाहर का जो सेल है ये कहलाता है लीडिंग सेल। ये कहलाता है लीडिंग सेल्स कहलाता है। ठीक है ना, तो हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार में हमको दो प्रकार का सेल दिखाई पड़ा। छोटा वाला मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, लंबा लंबा सर्टोली सेल या नर्स सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दीवार के बाहर जो सेल है वो कहला गया लीडिंग सेल। सबका कार्य समझते हैं। ये जो मेल जर्म सेल है ये मियोसिस विभाजन करके क्या करेगा? मियोसिस विभाजन। ठीक है ना, ये कौन सा डिवीजन करेगा? मियोसिस। लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको लिख देते हैं। ये करेगा मियोसिस डिवीजन। ये क्या करेगा? मियोसिस। ठीक है ना, ये करेगा मियोसिस डिवीजन।
ये जो दीवार का सेल है ना, ये मियोसिस सेल डिवीजन करेगा और बनाएगा नया नया स्पर्म। ये जो नया नया स्पर्म बनता है ना, इसमें टेल नहीं होता है, शुरू शुरू में इसमें पूंछ नहीं पाया जाता है। ये नया नया स्पर्म बना, इसमें पूंछ नहीं है, इसको भोजन की आवश्यकता है। ये चला जाता है सर्टोली सेल के पास और सर्टोली सेल से चिपक जाता है। ये सर्टोली सेल से क्या हो गया, चिपक गया। जहाँ जहाँ सर्टोली सेल है ना, सब सर्टोली सेल से ये नया नया स्पर्म चिपक गया। और चिपकने के बाद सर्टोली सेल क्या करता है, नए स्पर्म को भोजन प्रदान करता है। स्पर्म खाना पीना खा रहा है, खाना पीना कहाँ से ले रहा है, सर्टोली सेल से। खाते पीते इसमें क्या बन जाएगा, पूंछ बन जाएगा। खाते पीते इसमें क्या बन गया, पूंछ बन गया। और जैसे पूंछ बन गया तो अब हमको ये स्पर्म जैसा दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्या बन गया, स्पर्म। ये क्या बन गया, स्पर्म बन गया। तो नए बने हुए स्पर्म को कौन सा सेल भोजन प्रदान किया, न्यूट्रिशन कौन प्रदान किया, ठीक है ना, भोजन कौन प्रदान किया, वह है सर्टोली सेल। कौन सा सेल है जो विभाजित होकर स्पर्म बनाता है, वह है मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। नए बने स्पर्म को कौन सा सेल भोजन प्रदान करता है, वह है सर्टोली सेल या नर्स सेल। ये जो खाली जगह दिखाई पड़ रहा है, इस खाली जगह को कहते हैं ल्यूमेन। इस खाली जगह को क्या बोल देंगे, ल्यूमेन कहेंगे। ये खाली जगह क्या कहलाएगा, ल्यूमेन कहलाएगा। जब ये स्पर्म विकसित हो जाता है, थोड़ा सा इसमें पूंछ बन जाता है, टेल बन जाता है, फिर ये सर्टोली सेल से अलग हो जाएगा और अलग होकर के उस पाइप में, ल्यूमेन में आगे को मूव करेगा। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल कर कहाँ जाएगा, रेटे टेस्टिस में। वहां से निकल के कहाँ जाएगा, वासा इफेरेंसिया में। इसके बाद जाएगा इपिडिडाइमिस में, फिर जाएगा वास डिफरेंस में, आगे को बढ़ते जाएगा। ये जो लिडिग सेल है, लिडिग सेल एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है और वो है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बहुत अलग अलग चीज नहीं है। एक्चुअल में ये जो लिडिग सेल है ना, ये कई हार्मोन का सिक्रेशन करता है। सारे हार्मोन को एक साथ मिला करके कह देते हैं एंड्रोजन। अब एंड्रोजन कोई एक हार्मोन तो है नहीं, एंड्रोजन का मतलब कई हार्मोन का ग्रुप है, वो समूह है, मिक्स है वो वहाँ। लेकिन एंड्रोजन में जो सबसे मुख्य हार्मोन होगा, जो सबसे मेन हार्मोन होता है, वही होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। तो ये मेल सेक्स हार्मोन है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। पहले हार्मोन ही बनता है, तब जाकर के यही हार्मोन इस मेल जर्म सेल को स्टिमुलेट करता है। किस चीज के लिए, मियोसिस करने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए। अभी हम बड़ी शॉर्टकट में बोलते हैं कि मेल जर्म सेल डायरेक्ट मियोसिस कर लेता है। एक्चुअल में ये डायरेक्ट मियोसिस नहीं करता है। स्पर्म बनने का जो सही प्रोसेस है ना, ये हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया में पढ़ेंगे। और हो सकता है कि तीसरे या चौथे लेक्चर तक हम लोग समझ पाएंगे कि स्पर्म एक्चुअल में बनता किस तरह से है, ठीक है ना। अभी तुरंत बताना संभव नहीं है क्योंकि बड़ा टॉपिक है वो स्पर्म बनाने की प्रक्रिया। तो लिडिग सेल बनाता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, जिसके कारण मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया विभाजन करेगा और बनाएगा नया नया स्पर्म। नया नया स्पर्म चिपक जाता है सर्टोली सेल से और सर्टोली सेल से वहां से भोजन को प्राप्त करता है सॉरी। और इसके बाद जो है ये स्पर्म जो विकसित हो जाएगा तो ल्यूमेन में फिर वो आगे की ओर बढ़ जाएगा। आगे अपना जो फ्लो होता है उस फ्लो के हिसाब से वो आगे की ओर बढ़ते जाएगा। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस समझ में आ गया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस समझ में आ गया। एक टेस्टिस के अंदर बहुत सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ना, एक टेस्टिस के अंदर बहुत सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस काट करके ये बनाए हैं। अगर एग्जाम में आ जाए टेस्टिस के टीएस का चित्र, एक टेस्टिस को काटें और उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो कैसा दिखेगा। एक टेस्टिस में चूंकि बहुत सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये हुआ, एक और इसी तरह का बना देंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक और बना देंगे तो 3-4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का फिगर हम इसी तरह से सटा करके बना देंगे और हम उसी को बोलेंगे हम उसी को बोलेंगे कि वो क्या हो गया, टेस्टिस का टीएस हो गया। तो टेस्टिस के टीएस में इसी स्ट्रक्चर को
3-4 पीस बना देना है। एक इमेज है हमारे पास, ये जो हम इमेज देख रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक का इमेज है और इस बुक में टेस्टिस का टीएस का फिगर ये है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लेकिन यहाँ एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है नहीं। ये हो गया एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हो गया दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इधर हो गया तीसरा, चौथा, फिर ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो एक्चुअल में यहाँ पर बहुत सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का चित्र है ना। यहाँ पर बहुत सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का चित्र है और यहाँ पर हमको जो है हमको स्पर्मेटोगोनिया दिखाई पड़ रहा है, स्पर्मेटोजोआ। नया बने हुए स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। और ये इंटरस्टिशियल सेल, यही क्या होता है, लीडिंग सेल। यही क्या है, लीडिंग सेल। लीडिंग सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, लीडिंग सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। और स्पर्मेटोजोआ का मतलब क्या हो गया, स्पर्म हो गया। नए बने स्पर्म को हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। ये सब हमको यहाँ पर फिगर उतना साफ सुथरा नहीं दिख रहा है, लेकिन एनसीईआरटी का इमेज है तो हमको देखना तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां आज का ये लेक्चर हमारा हो जाता है कंप्लीट। फर्स्ट पॉइंट हम लोग जो टेस्टिस था वो हम लोग पूरा टेस्टिस को पढ़े। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जितना पार्ट्स होता है सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे। आज पहला पार्ट टेस्टिस, ये टेस्टिस बड़ा था इसलिए एक पूरा का पूरा लेक्चर लग गया इसमें। शुरू में कुछ फिगर से भी दिखा रहे थे और अगले लेक्चर में हम लोग बाकी सारे पार्ट्स को पढ़ लेंगे, यानी कि एपिडार्मिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, हाँ फिर सेमिनल वेजिकल है, हाँ फिर जो है इजैकुलेटरी डक्ट है, यूरिथ्रा है, पेनिस है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड है। सारे पार्ट्स को, बाकी जितना पार्ट्स है वो सारे पार्ट्स को हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में ही सारे पेज का स्क्रीनशॉट भी क्लिक करवा देंगे। तो अभी हम स्क्रीनशॉट क्लिक नहीं करवा रहे हैं, स्क्रीनशॉट हम क्लिक नहीं करवा रहे हैं और हम ये स्क्रीनशॉट क्लिक करवाएंगे सेकेंड लेक्चर में। नोट्स जिसको भी लेना है आप नोट्स ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आपको जो है मिल जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करके आप सारा नोट्स यहाँ से ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, मन लगा पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।